जय हिंद सभी प्रिय साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे हुए हो। आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार चीज पढ़ेंगे, बहुत अच्छी पढ़ेंगे। अपने जो ही लेके आते हैं शानदार ही लेके आते हैं, ठीक है। आज अपना जो टारगेट था वो ये था कि अधिकारी बन के रहेंगे और इसमें रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं तू अभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। टेलीग्राम अपना चैनल है जीके बाय अजय सर नाम से। ये जो पीडीएफ है जो आज करवाऊंगा, गुरुजी आज बता तो दो क्या करवाओगे। आज मैं जो आपको कराऊंगा वो अनुच्छेद कराऊंगा। 12 से 100 अनुच्छेद पिछली क्लास में रिवीजन करवा दिया था आपका। आज जो है अब वो 100 से लेकर देखते हैं आगे कितने तक होते हैं और रगड़ देंगे, ठीक है। तो सभी तैयार रहना, रिवीजन करा रहा हूँ, पॉलिटी पूरी करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। 395 अनुच्छेद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आज अपने शुरुआत करते हैं अनुच्छेद नंबर पहले की। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, इसमें है अनुच्छेद 100 की मैंने बता दी थी, लेकिन चलो शुरुआत 100 से कर देते हैं। 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 4 के बाद 5, 106 और 107 तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा मेरे भाई। 100 के अंदर लिखा हुआ गण पूर्ति कोरम। ये बात मैंने आपको पीछे बता दी थी। गण पूर्ति कोरम का उल्लेख कहां पर है? 100 में। गण पूर्ति कोरम का मतलब ये होता है कि यहां पर जो बैठकी होती है उसमें 1/10 सदस्य पहुंचने अनिवार्य है, नहीं तो फिर सदस्य स्थगित कर दी जाएगी। और इसी 100 के अंदर दिया गया निर्णायक मत। 101 के अंदर किसका उल्लेख है? वो है निर्णायक मत का, ठीक है। मतलब वे मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने की स्थिति है। अपने को यहां से पढ़ना है। अनुच्छेद 101 में सांसदों के पद रिक्त होने के बारे में। सांसद जो होते हैं उनके पद रिक्त के बारे में जो है वो किस अनुच्छेद के अंदर है गुरुजी? वो 101 में। 102 के अंदर है कि सांसदों की निर्हरताएं। गुरुजी इसका मतलब क्या है? देख मेरे भाई, अगर कोई सांसद है वो कोई लाभ का पद धारण कर लेता है तो उसको हटाया जाएगा पद से, उसे, क्योंकि उसकी वो निर्हरता है, उसकी अयोग्यता है, लाभ का पद धारण नहीं कर सकता वो। अगर कोई सांसद दल बदल लेता है, दल बदल के आधार पर भी उसको हटाया जा सकता है। तो ये सारी बातें लिखी है सांसदों की अयोग्यताओं की 102 में। थोड़ा मैं रिवीजन कर रहा हूं तो ऊपर का लेके चलूंगा, आप एक बार इसको अनुच्छेदों को याद करने की कोशिश करना। अनुच्छेद 103 में लिखा भ्रष्ट आचरण के दौरान, भ्रष्ट चुनावों में भ्रष्ट आचरण के दौरान राष्ट्रपति जो है वो जो राष्ट्रपति है वो अयोग्य घोषित कर देता है, अयोग्य घोषित कर देता है। तो अयोग्य घोषित जो राष्ट्रपति करता है वो अनुच्छेद 103 के अंदर। भ्रष्ट आचरण का मतलब क्या होता है? चुनावों में जैसे किसी ने धोखाधड़ी से चुनाव जीता हो, जैसे कभी वोट मांगने गया किसी घर पे, उसको 1000 रुपए बांट दिए और जल चुकवा दिया, वोट नहीं दिए और किन ना दिए, तो सारा ऐसा काम करना भी के अंदर आएगा भ्रष्ट आचरण के अंदर। कोई धर्म का, कोई कहे कि मेरे घर में मेरी फलानी दादी वो सती हुई थी कभी, तो सती प्रथा का ऐसे ये कहकर कि तो हमारे घर एक ऐसा गौरवशाली रहा है, ऐसी परंपराओं का बातें कर वो वोट नहीं मांग सकता। तो ये बात कही गई है। बात करें धारा अनुच्छेद 104, इसमें लिखा है कि लोकसभा की बैठकों में भाग जब लेंगे जब शपथ ले लेगा, और शपथ लेने के ऊपर ही लोकसभा में बैठकों में भाग लिया जाएगा। तो ये बात लिखी है अनुच्छेद 104 में। ओके, ठीक है, ठीक है। लोकसभा बैठकों में शपथ के बिना भाग नहीं लिया जाएगा, भाग नहीं लिया जाएगा। शपथ लेने के बाद ही लोकसभा बैठकों में भाग लेते हैं। अब बात करें अपने अनुच्छेद 105 की। सिंपल है ये भी 105। इसमें सांसदों के विशेषाधिकार बताए गए हैं। सांसदों के विशेषाधिकार कौन से में है? जैसे अब आपने पढ़ा हुआ अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता। 14 में क्या लिखा है? विधि के समक्ष समानता। क्या ये सच बात है? क्या विधि सभी के लिए समान होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सांसदों, ये अनुच्छेद अपवाद है इसका 105। सांसदों को क्या दिए गए? विशेषाधिकार, जिसके तहत ये सांसदों को ऐसे कैद नहीं सकते जैसे एक आम नागरिक को यहाँ पर कैद करके लेके जाते हैं।
ठीक है। अनुच्छेद 106 में लिखा है सांसदों के वेतन भत्तों के बारे में, सांसदों के वेतन भत्तों के बारे में जो लिखा है वो किस में लिखा है, अनुच्छेद 106 में। और अध्यक्ष व उप अध्यक्ष वगैरह ये जो होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के सभापति वगैरह, सारे राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष वगैरह, उनके वेतन भत्तों के बारे में लिखा है अनुच्छेद 97 के अंदर, ये करवा दिया था मैंने। 107 के अंदर लिखा है साधारण विधेयक के बारे में, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जो होता है वो किसी भी सदन के अंदर रख सकते हैं अपने, चाहे लोकसभा में रख सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जैसे धन विधेयक का वो केवल लोकसभा में लाया जाता है। आगे पढ़ेंगे धारा 109 और 10 में, अनुच्छेद 109। धारा कैसे आ रहा है गुरुजी? आज वो धाराओं का रिवीजन कराया था इसलिए धारा ज्यादा याद आ रहा है। अच्छा, मैंने कितने करवा दिए अब आपको? मैंने करवा दिया आपको 107, ठीक है। अब अपने जो पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 108, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 और 115। ले भाई 15 पढ़ लेंगे तो देखो सिंपल सा है। 108 में लिखा हुआ है संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है उसका आयोजन कौन करता है? इसका जो आयोजन करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि इसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। 109 में लिखा देखो धन विधेयक के बारे में 9 और 10, इसमें लिखी है धन विधेयक की प्रक्रिया। देखो कोई भी चीज होती है पहले उसका एक प्रारूप होता है, तो धन विधेयक की प्रक्रिया जो है वो किसके अंदर है? वो है 9 के अंदर। और 10 के अंदर है धन विधेयक की परिभाषा। अब आप थोड़ी सी 2-3 बातें सुन लेना ध्यान से। धन विधेयक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये लोकसभा में रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? लोकसभा में। लोकसभा के बाद वो जाएगा कहां? राज्यसभा में। राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ ये 14 दिन तक रोक सकते हैं, उसके बाद पास माना जाएगा। इतना कोई राज्यसभा का कोई भाग नहीं होता, बस देखने के लिए दिया जाता है उसको, उसकी कोई अनुमति नहीं मानी जाती राज्यसभा वालों की। थोड़ा बहुत अगर कहते हैं परिवर्तन का इनका मन करेगा तो करेंगे, वो सारी मर्जी लोकसभा अध्यक्ष की होती है, क्योंकि कोई विधेयक धन है ये बात तय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सिंपल सी बात है, आप ये भी बात याद रखना, ठीक है। अब धन विधेयक की मतलब क्या होता है? धन विधेयक मतलब धन के जो मामले होते हैं ना सारे, वो धन विधेयक कहलाते हैं। जैसे कोई पैसे का मामला हो गया, कोई कितने पैसे, किसकी तनख्वाह, क्या करना, वो सारे मामले धन विधेयक में आते हैं। 111 में है राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति। राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति एक में शक्ति है, ठीक है। और इसी के अंदर आपको उल्लेख मिलेगा वीटो पावर का। वीटो पावर, वीटो पावर जे भी वीटो वगैरह अपने सारे पढ़ते हैं, ठीक है। वीटो पावर 3 प्रकार की होती है, वो सारे पढ़ते हैं। अब बात करें अपने अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 के अंदर है वित्तीय विवरण के बारे में। वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण जो है वो वित्त मंत्री को कहकर राष्ट्रपति रुकवाता है, ठीक है। तो वित्त मंत्री का नाम आप याद रखना। और रुकवाता कौन है? राष्ट्रपति। किसको कहेगा? वित्त मंत्री को। तो याद रखना, ये तैयार बार कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, राष्ट्रपति रुकवा देता है। 13 ऐसे लिखती है ना, तो इसमें याद रखना अनुदान की मांग। गुरुजी अनुदान की मांग का मतलब क्या होता है? जो बात बजट में नहीं मतलब आई तो ये अपने मांग करते हैं कि भाई बजट में ये तो आया नहीं, हमें ये बना के दो। वो 114 में विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक के बारे में। गुरुजी विनियोग विधेयक क्या होता है? मेरे भाई विनियोग विधेयक होता है कि बजट में जितने पैसे थे वो तो खर्च हो ही गए, काम अभी चल पूरा ही पड़ा है, तो उसके लिए फिर लाया जाता है विनियोग विधेयक, ठीक है। 115 की अगर मैं आप बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है अनुपूरक या अतिरिक्त मांग। अनुपूरक या अतिरिक्त मांग, ये सारी बात जो लिखी है वो लिखी है 115 के अंदर। अनुपूरक मांग या अतिरिक्त मांग, ठीक है। आगे आओ, अपने कितनी होगी? 12, 13, 14। तो 13 में देखो 3 ऐसे अनुदान की मांग, और अच्छा सॉरी इसमें लिखा है अनुदान की मांग का मतलब सिंचित निधि। सिंचित निधि जो है केंद्र की, उससे पैसे निकलवाने हो तो वो कैसे निकलवाए जाएंगे, उसका होता है अनुदान की मांग। सिंचित निधि का जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के 266 अनुच्छेद के अंदर मिलता है। और विनियोग का मतलब होता है जो पैसे पहले खर्च हो गए तो फिर उसके लिए लाया जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी थी अनुपूरक जो है वो मांग, सिंपल है। हाँ गुरुजी, तो ये देखो
क्या होगा 113 में अनुदान, सॉरी लास्ट बार देखो हो जाता है यार, ऐसे मत घबराया करो। 13 में अनुदान की मांग, हाँ इसके उल्लेख ये नहीं है सिंचित निधि वाली बात, ये है विनियोग विधेयक का मतलब। विनियोग विधेयक कब लाया जाता है, जब कोई आकस्मिक घटना होगी और उसमें से ऐसे लगा है कि सिंचित निधि से पैसे निकालने हैं, सिंचित निधि से पैसे निकलवाने, तो उसके लिए लाया जाता है अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख मिलता है। और अनुपूरक मांग होती है कि जो खर्चा था वो बजट में जो दिया गया था वो समय से पहले ही पूरा हो गया, तो उसके लिए लाया जाता कि भाई हमारा पैसा लग गया था जो बताया गया था, अब उसके लिए आप हमारे लिए कुछ काम करो। समझ में आ गई इसकी बात। एक बार ये इतना चलो स्क्रीनशॉट तो के लोगे, लास्ट में मैं पूरे का स्क्रीनशॉट मरवा दूंगा। अब पढ़ेंगे अपने अनुच्छेद 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123। यहाँ पर संसद खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यहाँ खत्म हो जाएगी संसद। चलो सुनो, अनुच्छेद 116 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 116 के अंदर लेखा अनुदान की मांग, लेखा अनुदान की मांग, लेखा अनुदान की मांग की जो बातें लिखी है वो किस में लिखी है, वो लिखी है अनुच्छेद 116 में। सिंपल है। अब बात करें अपने अनुच्छेद 117 की, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें वित्त विधेयक के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में उल्लेख मिलता है, वित्त विधेयक के बारे में उल्लेख। तो वित्त विधेयक के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, वो मिलता है अपने 117 में। गुरुजी 18 में क्या लिखा है, 18 के अंदर एक तो ये बात याद रखना, 18(3) में ये लिखा है कि संयुक्त जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये तो बात मैंने शुरू में बता दी आपको। संसद के इसके अंदर एक प्रक्रिया दी गई है, आपने पढ़ा होगा। संसद के अंदर एक काल होता है जिसको आप बोलते हो प्रश्न काल, एक होता है शून्य काल और एक होता है आधे घंटे की चर्चा। इसकी प्रश्नकाल की शुरुआत होती है भारतीय संविधान से पहले ही 1892 में। शून्यकाल की शुरुआत भारत में हुई थी 1962 के अंदर। अगर प्रश्नकाल आना है तो सभी लोगों को जो सूचना दी जाएगी वो 10 दिन पहले दी जाएगी, जबकि आधे घंटे की जो चर्चा होती है उसमें 3 दिन पहले सूचना दी जाती है। एक तो ये बात याद रखना। प्लस प्रश्नकाल में अधिकतम कितने मामले ला सकते हैं, तो याद रखना इसमें अधिकतम जो है वो 20 मामले लाए जा सकते हैं। क्लियर, ओके। शून्यकाल में 20 है। तो 16 में लेखा अनुदान की मांग है, 17 में वित्त विधेयक है और 18 में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो लोकसभा कौन करते हैं, अध्यक्ष। ये भी सिंपल सी बात है। इसके बाद 19 में वित्त व्यवसाय के संबंध में संसद की प्रक्रिया, संसद की प्रक्रिया। क्लियर, ये 19 में है। 20 के अंदर है, देखो जो सांसद होते हैं वो स्पीच जो देते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में देते हैं, लेकिन यहां पर ये बात की गई है हिंदी और अंग्रेजी में तो दे सकता है। अगर चाहे तो जो लोकसभा अध्यक्ष मतलब जो भी जहां पर ये स्पीच दे रहा है, जो वहां की अध्यक्षता कर रहा है, उससे अनुमति लेके मातृभाषा के अंदर भी स्पीच दे सकता है। जैसे हमारी जो मातृभाषा है वो राजस्थानी है, और राजस्थानी बहुत मतलब ये जोरों शोरों से बहुत शानदार भाषा है। नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटिया फिर कीमा फड़े, असली गढ़पान, के राजस्थानी भाषा है। तो वो चीज है। तो अपनी मातृभाषा जो है वो कौन सी है, राजस्थानी। तो इसके अंदर भी स्पीच दे सकते हैं और मान्यता मिले भगवान मातृभाषा जल्दी राजस्थानी को संविधान के अंदर दर्जा दिया जाए, हमारी मातृ भाषा को। तो देखो 21 और 22, देखो 21 के अंदर लिखा हुआ है ये बात कि संसद में न्यायपालिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। न्यायपालिका संबंध में टिप्पणी नहीं की जाएगी। और 22 में ये लिखा है कि न्यायपालिका में संसद संबंधित कोई भी टिप्पणी नहीं की जाएगी। ठीक है। 23 में लिखा है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश क्या करता है, जारी।
तो राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? वो करता है अनुच्छेद 123। बिल्कुल आपको समझ में आया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये ले लो और इसका ले लो। ठीक है मेरे भाई, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 123 तक कर लिया, 124। अब अपना नया टॉपिक शुरू हो गया। ऐसे मान लो टॉपिक ही हो रहे हैं सारे, ऐसे मान लो तुम, क्योंकि क्रम से अनुच्छेद हो रहे हैं। ये आपको एक कहीं मिलेंगे नहीं इकट्ठे, मैंने ये इकट्ठे दे दी और समझा भी रहे हैं साथ में। 124, 25, चलो इसमें थोड़ी थोड़ी थ्योरी है वो बताते चलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 124, इसमें लिखा है सर्वोच्च न्यायालयों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय बोल दो, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अब इसमें सारी बातें लिखी गई हैं, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट है इसके, उसमें सारी बातें लिखी है। सबसे पहले बात करें इसकी गठन कब हुआ था इसका। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होता है वो होता है 28 जनवरी 1950 के अंदर। समझ में आ गया? भारत के अंदर एक ही है सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट 25 है, सुप्रीम कोर्ट कितने 24 है, सुप्रीम कोर्ट कितना है? एक ही है। एक तो ये बात याद रखना। दूसरी, इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है? नई दिल्ली। वो सारी बात करेंगे, मुख्यालयों वाले कौन से अनुच्छेद में, सारी बात करेंगे। वर्तमान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में 34 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य है। गुरुजी जो एक मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम क्या है? उनका नाम है YV चंद्रचूड़। और प्रथम पूछे तो गुरुजी कानिया नाम से रखना, JK कानिया। और कम उम्र के पूछे तो, कम कार्यकाल के, तो वो थे कमल नारायण। कमल नारायण का निधन हो गया हाल ही में 2022 के अंदर, 97 वर्ष की आयु में। एक तो ये बात याद रखना। और ये YV चंद्रचूड़ है, ये 50वें नंबर के, कितने नंबर के? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बात तुम याद रखना। तो 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालयों के बारे में। चलो आओ आगे। 125 के अंदर इनके वेतन भत्तों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, चलो इसमें एक चीज और पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज मेरी बात याद ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको इधर लाओ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं तुम्हें कि इसके अंदर जो मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं और न्यायाधीश भी होते हैं। जज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मुख्य जज, जिसे मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, और एक होते हैं अन्य न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति की बात आए तो सुनना ध्यान से। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, दोनों की दोनों कौन करता है? तो ये जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति पद से हटाता भी राष्ट्रपति है, और ये अपना त्याग पत्र भी किसे देते हैं? त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो करेगा राष्ट्रपति। ये बात आपको समझ में आ गई। अब राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेगा वो कैसे करेगा? राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वो सभी में से जो वरिष्ठ होगा, तो वरिष्ठता के आधार पे करता है। किस आधार पे करता है? वरिष्ठता के आधार पे। और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है। मैं इसको छोटा कर देता हूं क्योंकि बातें काफी आएंगी इसके अंदर। इसको थोड़ा सा ना तुम एडजस्ट कर लेना मेरे भाई। अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किसकी सिफारिश पे? कॉलेजियम की सिफारिश पर। सेकंड जजेस केस के अंदर इसका पद सेकंड जजेस केस हुआ था, उसके अंदर इसका पद अस्तित्व में आया था। और 1998 के अंदर था तृतीय जजेस केस, उसके अंदर ये क्या हो गया था? भारत के अंदर लागू। तो कॉलेजियम के सिफारिश पे अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखना। आओ आगे प्रश्न 125 नंबर अनुच्छेद के अंदर 125 में लिखा हुआ वेतन के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में। वेतन की अगर मैं आपको बात बताऊं, एक तो मुख्य न्यायाधीश है और एक अन्य न्यायाधीश है।
मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो है 2,80,000। अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो है 1,80,000 है, 1,80,000। और अन्य न्यायाधीश का जो है वो 1.5 लाख रुपए। सिंपल सी बात है, आप ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। इसका 2,80,000 है मेरे भाई, थोड़ा देखना, ठीक है। पहले सही लिखा था अपनों ने, ठीक है। क्या है 2,80,000, ये भी 2.5 लाख रुपए, ठीक है। ये सिंपल है। तो वेतन की अगर अपने बात करें तो मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और ये 2.5 लाख। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 126। एक बात और याद रखना, इनको पद से हटाया जाएगा। तो वो पद से कैसे हटाया जाएगा? जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता ना, उस महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है पद से हटाने के लिए, ठीक है। ये बात तुम याद रखना। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 25 में, तो क्या था इसके वेतन भत्तों के बारे में। अब इसके अंदर बात है या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख, मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश का पद अचानक से खाली हो जाए तो उसकी जगह पर कौन आएगा? फिर उसकी जगह कौन आएगा कि जो सारों में देखा जाएगा, जो वरिष्ठ होगा ना, फिर उसको वो आएगा। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 127 और 128 की। इसके अंदर तदर्थ समिति का उल्लेख है, तदर्थ समितियों का उल्लेख किसके अंदर है? 127 के अंदर। अब बात करें अपने तदर्थ समितियों के बाद 128 के अंदर। 128 देखो, 127 सिंपल है, 27 में तदर्थ समिति है, और 28 के अंदर जो बात की गई है वो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सेवानिवृत्ति के बाद जो उनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति, यानी जो रिटायर्ड किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में निवर्तकों की पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। राष्ट्रपति करता है पुनः नियुक्ति। क्यों करता है गुरुजी पुनः नियुक्ति? देखो, केस ज्यादा बढ़ गए, केसों की संख्या ज्यादा होगी और जज कम है, तो फिर इस ऐसे काम में क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्तों की क्या कर देता है? पुनः नियुक्ति। ये सिंपल सी लिखी हुई है धारा अनुच्छेद 128 के अंदर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 129। अब देखो सिंपल है, अनुच्छेद 129, 30, 131, 132, 133, 134। बोर तो नहीं हो रहे ना मेरे भाई? समझ में तो आ रहा है ना? ये ना कान नगर निकल जाएगा दे। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो अभिलेख न्यायालयों के रूम में होते हैं, अभिलेख न्यायालय के रूम में होते हैं। इसका मतलब क्या? अभिलेख न्यायालय मतलब कोई ऐसा जरूरी हो जाए कि कानून बनाना है तो वो कानून सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, लेकिन उनको एक अभिलेख के अंदर लिख के रखेगा कि मैंने ये कानून बनाया था। जैसे वो 3 तलाक बड़ा पढ़ते हैं ना अपने, वो सेम कहानी है। अब बात करते हैं अपने इसके अनुच्छेद 130 की। इसके अंदर की सुप्रीम कोर्ट के स्थान का प्रावधान दिया गया है कि इसका स्थान कहां पर होगा। देखो मेरे भाई, शुरू में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1950 के अंदर। 1950 में जब इसका जो मुख्यालय था वो था हैदराबाद, लेकिन 1954 के अंदर इसका जो मुख्यालय वो लाया गया श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद अब वर्तमान के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली। तो सिंपल है, ये बात आपको समझ में आएगी। इस 131 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे के अंदर ये क्या है गुरुजी? इसमें ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास, सभी के पास सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके मूल अधिकार, मतलब सभी ये ना अपने जो मामले जो है वो खुद के मामले में खुद में चुनौती लेता है। कैसे समझे नहीं गुरुजी? जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मामले का जो निर्णय है वो खुद सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, इसका जो आदेश होता है वो अंतिम होता है। बस ऐसे मान लेना, मूल अधिकारिता के संबंध में जो है वो सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ठीक है, तो 131 आपको समझ में आ गया।
अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 132। यहां पर लिखा हुआ है संवैधानिक मामलों की अपील। 132 में क्या लिखा है? संवैधानिक मामलों की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये बात आप याद रखना, अनुच्छेद 132 के तहत। अनुच्छेद 133 में लिखा हुआ है सिविल मामलों की अपील करेंगे। सिविल मामलों की अपील वो भी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे 33 के तहत। 34 में लिखा है कि आपराधिक मामले या फौजदारी भी कहते हैं इसे दीवानी मामले कहते हैं और इसे आपराधिक इनकी अपील जो है वो अनुच्छेद 134 के तहत की जाएगी। ये भी बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल गुरुजी ये समझ में आया। एक अनुच्छेद 135 और यहां समझ लो सिंपल है कि इसमें ये बताया कि वर्तमान के जितने भी कानून है उनका कितना भी क्षेत्राधिकार है, उनका शक्ति वगैरह जितनी भी है, उन पर जो प्रयोग है उनका यूज जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उनका प्रयोग, क्षेत्र शक्तियों का प्रयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब बात करें अपने अनुच्छेद 136, 37, 38, 139, 140, 141। मैं ये करा रहा हूँ ना, आपको ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल सा है तो बिल्कुल सिंपल है ये जब भी मैं करवा रहा हूँ, और तुम्हें भी याद हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान ही करते हैं याद। 300 के 395 अनुच्छेद याद हैं, खड़े हो गए अपने सीधा। इतना ताकत रखो अपने अंदर। देखो ये अब मैंने याद किया तो एक बार थोड़ा सा मेहनत लगी थी, उसके बाद तो ऐसे लगते नहीं कि नहीं यार अब वो किया था। उसमें क्या है कि आप ऐसे किसी को किताब पकड़ा दो, ले भैया मैं लक्ष्मीकांत की कोई भी संविधान की बुक पढ़ा दो, कहते रहो जी कर बढ़ो, पूछ ले खोल के पेज, तब तो मजा है यार जिंदगी में वास्तव में कि क्या पढ़ाई की थी एक बार। और यहाँ के फिर बता रहे अनुच्छेद 5 में के शुरू का 5 अनुच्छेद याद को नहीं, क्या संविधान पढ़ोगे फिर? यहाँ कोई फिर मजा नहीं आया यार, ऐसे कोई बात मार दे पढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर, तो वो चीज है। चलो अनुच्छेद 136 में लिखा हुआ विशेष मामलों की अपील। गुरुजी आवाज कम करना। विशेष मामलों की अपील वो भी कहां की जाती है? कोई विशेष मामला हो गया उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में ही की जाएगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 37 में लिखा सुप्रीम कोर्ट के मामलों की समीक्षा इसका मतलब है जांच। समीक्षा मतलब जांच। सुप्रीम कोर्ट के मामलों की जांच खुद सुप्रीम कोर्ट ही करता है। गुरुजी ये क्या है? तो मैं शुरू में बता चुका हूं 131 के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसने जो आदेश दे दिया वो अंतिम है और वो सभी के ऊपर बाध्यकारी होगा। 141 पढ़ाऊंगा मैं अनुच्छेद, उसमें लिखा हुआ है सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होता है। तो एक क्या है कि इस बस ऐसे मानो, देखो कोई मामला है वो आप लाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, गुरुजी मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुश को नहीं, तो तुम 30 दिन के अंदर वो मामला हाई कोर्ट में भी लेके जा सकते हो। गुरुजी मैं हाई कोर्ट भी खुश को नहीं, हाई कोर्ट से तुम खुश नहीं हो तो तुम वो मामला कहाँ लेके जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। और कुछ सुप्रीम कोर्ट के मामले से खुश नहीं हो तो वापस जो मामला वो वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसने जो आदेश दे दिया ना फिर वो अंतिम होगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे होता है। तो बोलो सुप्रीम कोर्ट के मामलों की समीक्षा, ये बात कहाँ लिखी है? 138 में। 138 में लिखा कि संसद ये बात सकती है, किसके पास सकती है? संसद की बात। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार व शक्तियों में विस्तार कर सकती है। शक्तियों में क्या कर सकता है? विस्तार। तो सारा जो अधिकार है वो किसका है? संसद को। और 39 में लिखा है कि संसद को यह अधिकार है इसके रिट लगाने की शक्तियों में भी वृद्धि कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन गुरुजी कब हुआ? 1976 में। 42वें संविधान, ऐसे याद रखना 4 और 2 6 होते हैं, ये 76 में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन 4 और 4 8 होते हैं, तो ये कब हुआ था? 1978 में। ऐसे याद रखना, ठीक है। 76 में जब ये संविधान संशोधन हुआ तो इसके अंदर जोड़ा गया अनुच्छेद 139 के। इस 139 के में ये बात की गई है कि हम जो है वो एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में मामला ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात की 39 के अंदर, ये बात याद रखना। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब उसके बाद बात करें अनुच्छेद 140 सुप्रीम कोर्ट की अनुसांगिक शक्तियां। अनुसांगिकता के बारे में जो लिखा है वो 140 के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से लिखा है। मैंने 141 में आपको क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिया जाएगा वो सभी के लिए बाध्यकारी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या दिया निर्णय, वो सभी जितने भी न्यायालय, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे वो कुछ भी हो, सभी
न्यायालयों में क्या होगा मेरे दोस्त? वाद्यकारी। बोलो अनुच्छेद 141 तक तुम्हें बढ़िया समझ में आ गई? अरे चलेंगे पढ़ेंगे, कुछ नहीं होता, डरना नहीं है अभी। आओ 141 के बाद फिर ताकत रखते हैं 142 को पढ़ने की, 42 के बाद 143, 43 के बाद 144। मेरे भाई मजा आ जाएगा, तुम्हें ऐसे याद हो गए ना सारे। कोशिश करने की। देखो एक दिन खराब होगा, ज्यादा नहीं होगा। एक दिन खराब नहीं कहते इसे, कुछ मिलेगा ही अच्छा। एक लक्ष्य ले लो कि गुरुजी ने जो दिखाया पहले वो खुद उतारो, उतारने के बाद उसको रटो टिका के, रटने के बाद फिर देखो मजा। कोई पूछेगा ना, बता रहा है अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति के दे शक्ति, बस मजा आ जाएगा अगर इस तरीके से हो जाएगा। 142 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का प्रवर्तन। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 142 के अंदर क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का परिवर्तन। 42 के बाद 43, 44, 45, 46 और 147। बस कंप्लीट 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 कंप्लीट। अब देखो याद कैसे करना है। 47 में याद रखियो व्याख्या। 47 में क्या है? व्याख्या के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या वगैरह वो यहां की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें 146 में, इसमें ये क्या गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वयं खुद ही अपने कर्मचारी व अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अपने कर्मचारी व अधिकारियों की क्या करता है? नियुक्ति। देखो जैसे हाईकोर्ट एलडीसी है, अब कर्मचारी होगी, हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर देते हो तो उसके जो पेपर वगैरह वो कौन कराता है? खुद सुप्रीम कोर्ट ही करवाता है। तो इनके सारे जो मामले होते हैं, हाई कोर्ट हो गया, एलडीसी मतलब कहीं भी हो, वो सारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट सब करवाता है सारे काम, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अपना 3 अनुच्छेद रखे, अनुच्छेद 143, फिर अनुच्छेद 144 और अनुच्छेद 145। बिल्कुल ये भी सिंपल है, अच्छी तरीके से हम कर लेंगे इसको। अनुच्छेद 143 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सलाह कौन लेगा? वो लेगा राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ये बात किसमें कही गई? अनुच्छेद 143 के अंदर। इसके बाद अपने बात करें 144 की, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकार के समस्त कर्मचारी व अधिकारी सहयोग करेंगे। किसका? सुप्रीम कोर्ट के जो भी काम वाम होंगे उसका सारों का सहयोग करेंगे, ठीक है। 145 के अंदर संवैधानिक पीठ का उल्लेख है। एक तो इसकी जो संवैधानिक पीठ होगी वो कहां होगी? संवैधानिक पीठ की जो तय करता है कि कहां होनी चाहिए वो करता है मुख्य न्यायाधीश। ये बात याद रखना, राष्ट्रपति तय नहीं करता है, मुख्य न्यायाधीश। गुरुजी थोड़ा सा आवाज कम करवाना। 147 तक बात समझ में आ गई? ओके। अब इसके बाद देखो, अब सीएजी का अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं। सीएजी महानियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसकी बातें जो वो 148 से शुरू होगी, 47 तक पढ़ा दिया। 48, 49, 50 और 151। देखो 48 में लिखा है सीएजी का पद का उल्लेख। इनकी नियुक्ति वगैरह भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना तुम कि ये जो न्यायाधीश वगैरह जो होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? न्यूनतम कोई नहीं दिया गया, इसमें दिया गया कि 65 वर्ष तक ये जो है सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे। 65 वर्ष के बाद इसका पद जो है वो पद से इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक इनका पद जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे 65 वर्ष के बाद। अब बात करते हैं सीएजी। सीएजी की बात करें तो सीएजी का जो उल्लेख है वो मिलता है 148 के अंदर। 49 में मिलता है सीएजी के की शक्तियां और कर्तव्य। शक्तियां व कर्तव्यों का उल्लेख किसके अंदर मिलता है? वो मिलता है 149 में। 50 के अंदर है कि जो रिपोर्ट तैयार करता है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति के माध्यम से कहाँ रखी जाती है वो रिपोर्ट? वो रखी जाती है संसद में। सीएजी में सारों पहले 148 में याद रखियो, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, सीएजी पद का उल्लेख है। और 101 ये और लिख लो, ये होता क्या है? नियंत्रण एवं महालेखा
परीक्षक। 149 के अंदर सीएजी की शक्तियां व कर्तव्य है। 50 के अंदर रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति के सहयोग से कहां पर लिखवाता है, संसद के अंदर। सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद अपने बात करें, 1 मिनट, ये तो 51 में रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति इधर लिखाता है। इधर ये बात कही गई है कि जो संघ हो गए या राज्य, जो भी 50 में लिखा है संघ राज्य जो भी हैं उनके खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होता है। अजय के खातों का विवरण राष्ट्रपति के क्या रखना होता है, अनुसार। और ये बात लिखिए कि जो रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट वो सौंपेगा किसको, राष्ट्रपति को। यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति के सहयोग से कहां पर लिखवाएगा, संसद में। इतना याद होगी। अब कहीं सोचा गुरुजी वो 50 में पहले क्या लिख दियो, देख भाई मैं थाने की बात हूँ अपाई तो मैटरियाँ लिखा नहीं, अनुच्छेदा सारो कर्म तो एक आधो के ऊपर नीचे हो जाए तो बात कोई दिक्कत सी ना लियो। लेकिन अब जितने मैंने करवा दिए एकदम एक्यूरेट है, जो भी करवा दिए। वो वेतन वाला भी याद रखना 2,80,000 ही है, ठीक है। अब 151 के बाद आओ राज्य सरकार पढ़ते हैं अपने। राज्य सरकार का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 153 से 152 से 237। आज बस इतने अनुच्छेद और पढ़ाऊंगा, इतने तो पढ़ाई दिए। 152 से 237 तक और पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्लास हो रहेगी, पूरा कर दूंगा। घबराओ ना, घबराओ क्या में हो, कुछ पाकर जाना है, खोकर नहीं जाना, पाकर। कुछ पाकर जाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो याद रखिए वही बात ने। गाने गुने गाते रह करो रे, क्या है कि माइंड फ्रेश रहता है इससे। कहो नो तो कौन कहता तुम मोहम्मद रफ़ी बनो, कौन कहता लता जी बनो, गाया करो। आपके कोई थाने अब मैंने घने कहते गुरुजी आवाज फिल्मार ले जाए थाना गा करो। 152, 153, 54, ये सिंपल है। 55, 56, 57। तो सुन मेरे भाई, क्या गुना सुना तो सुन देख के सुननी है। इसके अंदर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो राज्य सरकार का जो उल्लेख मिलता है वो इसमें मिलता है, तो मैं इसमें से लिखूंगा राज्य शब्द को परिभाषित। इससे पहले राज्य शब्द 2 अनुच्छेदों में और परिभाषित हो चुका है, अनुच्छेद नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 36। मैं आपको करवा चुका हूँ ये दोनों, ठीक है। और राज्य सरकार का जो उल्लेख मिलता है वो भाग 6 में मिलता है। अब राज्यपाल वगैरह जो भी आएंगे वो सारे भाग 6 में कर देना, राज्य सरकार के मामले आएंगे, ठीक है। राज्य का संविधान कहते हैं भाग 6 को, इस बात को भी याद रखना। 53 के अंदर जो है वो राज्यपाल पद का उल्लेख है। राज्यपाल के पद का क्या है उल्लेख। राज्यपाल का पद संविधान के अंदर जो जोड़ा गया था वो शुरू में नहीं था, एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन जो था, 7वां संविधान संशोधन वो कब हुआ, 1956 में। उसके अंदर इस पद को जोड़ा गया संविधान में, राज प्रमुख संस्था को समाप्त कर दिया। राज प्रमुख अंतिम जो थे वो मान सिंह थे, मान सिंह द्वितीय। इनको स्पेन का राजदूत बनाकर जो है वो भेज दिया गया था। पीछे से एक पद शुरू किया और ABCD जो 4 श्रेणियां थी ना, ABCD, उनको भी खत्म कर दिया। राजस्थान B श्रेणी के अंदर आता था और C श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश आया करते थे, इनको भी खत्म कर दिया। और हमारे राज्यपाल पद का जो उल्लेख है वो मिला 1956 के अंदर। 1956 में पहले जो राज्यपाल बनाए गए थे उनका नाम था गुरु मुख निहाल सिंह, और वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम है कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। ये बात तुम याद रखना, ठीक है। ओके गुरुजी, याद हो जाएगी। और इसी संविधान संशोधन में याद रखना, लोकसभा की सीटें 500 थी, 500 से बढ़ा के 525 की। वर्तमान में 545 पढ़ते हो ना आप, तो वो कैसे आई, अब अधिकतम 552 हो सकती है। तो 500 से 525 7वें संविधान संशोधन में हुई थी, ये बात भी याद रखना। 54 में क्या लिखा हुआ है, 54 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख कौन होता है, प्रमुख राज्यपाल होता है। लेकिन ये जो शक्तियां होती हैं इनका यूज मंत्रिपरिषद करती है।
ये इसके जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं जैसे मंत्री, मंत्री परिषद वगैरह, वो सारे करते हैं इनकी शक्तियों का प्रयोग। समझ में आ गई बात। तो राज्य कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। ठीक है, अब देखो एक है 55 में लिखा हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है मेरे भाई? वो करता है राष्ट्रपति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप बात रखना। और एक बात बताऊं, राज्यपाल की इसी के अंदर लिखी हुई है योग्यता, 53 में क्या लिखी है? योग्यता। योग्यता में ये बात याद रखना कि राज्यपाल जो व्यक्ति चुना जाएगा उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात जो ये लिखी गई है, वो दूसरी बात ये लिखी गई है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष। गुरुजी थोड़ा धीरे बोलो। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। एक तो ये बात याद रखना। और जिस राज्य में वो राज्यपाल चुना जा रहा है तो उस राज्य का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, संबंधित राज्य का न होना चाहिए। ये बात भी तुम याद रखना। क्या गुरुजी एक राज्यपाल, एक जो राज्यपाल है वो 2 राज्यों में भी हो सकता है, 2 से अधिक में भी हो सकता है मेरे भाई। फिर इसके वेतन वूतन की जो बात तय करेगा, इसका वेतन क्या होगा, क्योंकि एक स्टेट को संभालेगा तो एक वेतन। अच्छा एक और याद रखना, इसको जो वेतन दिया जाता है वो आगे चलो पढ़ लेंगे, वेतन आई जगह 158 में, वो कोई दिक्कत नहीं, वहां पढ़ लेंगे। तो याद रखना वेतन की, फिर वेतन उसके हिसाब से वो तय करेगी संसद कितना देना है। 156 और 157 याद रखना नियुक्त। और ये जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होता है, केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति ही होता है। इस 56 के अंदर लिखा है कि यह जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना प्रदान करता है। ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ है कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है क्या? फिर वो हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर ज़्यादा जो है वो संविधान का उल्लंघन करेगा तो हटाना पड़ेगा इसको, क्या दिक्कत है? तो 56 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल करता राज्यपाल है वो काम करता है। मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों, फिर पढ़ते हैं आगे एक बार। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़े। थोड़ी बैटरी और कम हो गई, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा तेज खींचते हैं। देखो मामला बात करते हैं 157 के अंदर जो लिखी है राज्यपाल की, वो लिखी है योग्यता। योग्यता में जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। पहली बात। दूसरी याद रखना, यह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि सिर्फ योग्यता ही रखता हो, सदस्य हो ना। ठीक है, सदस्य जो है वो ना हो। अगर है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है। 158 गुरुजी सिर्फ अब 20 मिनट 15 मिनट ही लगेंगे, अब ज़्यादा नहीं लगेंगे, थोड़े से रहेंगे। ठीक है, थोड़ा गुरुजी भी लेट हो रहे हैं। चलो ये टाइम देखो, यहाँ दिखता नहीं है क्या टाइम? थोड़ा रात का टाइम है इसलिए दिक्कत हो जाएगी। बात करते हैं अपने 158। देखो 58 में 1 2 3 4 5 ऐसे काफ़ी हैं। सबसे पहले बात लिखा हुआ है, अपने बात करें 158 के अंदर। इसके अंदर एक तो पढ़ना, एक पढ़ेंगे 2। चलो ऐसे नहीं, आप सीधा देखो 158 में क्या क्या बातें लिखी गई है। एक तो इसके वेतन भत्तों के बारे में लिखा हुआ 58 में, वेतन भत्तों के बारे में। राज्यपाल को जो वेतन दिया जाएगा वो राज्य की सिंचित निधि से दिया जाएगा, सिंचित निधि से। लेकिन इसको जो पेंशन दी जाती है वो केंद्र की सिंचित निधि से दी जाती है। ठीक है, 158। अब बात करते हैं 159 में लिखा हुआ है शपथ के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है? शपथ। इसके अंदर काफी बातें लिखी गई, जो मंत्री वगैरह होगा। अब मैं थोड़ा सा चलो लिखा ही देता हूँ। 91 मैं गुरुजी 2 मिनट रुक जाओ, बस ही हो गया। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। इसमें ये बात बताएगी कि 15% से ज्यादा सदस्य मंत्री नहीं होंगे। कैसे? जैसे विधानसभा है, विधानसभा में जैसे अपने राजस्थान की बात करें, विधानसभा में 15% से जो ज्यादा सदस्य है वो नहीं लिए जाएंगे। गुरुजी कैसे? सुनो ध्यान से मेरी बात। विधानसभा जैसे राजस्थान की है, विधानसभा में 200 सदस्य हैं, 200 का 15% निकालो, कितना होगा? 30। तो मुख्यमंत्री सहित कितने सदस्य होंगे? सॉरी, मंत्री सहित जो भी होंगे, मुख्यमंत्री वगैरह सारे, उसके सहित कितने होंगे? इसमें 30 सदस्य होंगे। ऐसे याद रखना। तो ये याद होगी आपको कि मंत्री परिषद में जो लोग माने जाएंगे वो कितने? 30।
अब बात करते हैं अपनी शपथ। शपथ जो है वो राज्यपाल को दिलवाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही जो है वो क्या दिलाई जाती है, एक 59वीं शपथ है। क्या है शपथ? और राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की शपथ का जो लेख मिलता है वो 60 के अंदर मिलता है। 60 में राष्ट्रपति को शपथ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चुप करा लो यार बेटी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब देखो 59 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 59 में अच्छी तरह से आपको दिख गया, शपथ के बारे में लिखा गया है। अब 160 की अगर बात करें तो 160 में यह बात लिखी है कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की जो करते हैं जो निर्बंधता है उसका उपबंध दिया गया है। जो राज्यपाल की जो शक्तियों पर निर्बंध कर सकता है, प्रतिबंध कर सकता है, और वो कौन कर सकता है, रोक कौन सकता है, उपबंध कौन लगा सकता है, वो राष्ट्रपति लगाएगा। ये बात कहाँ की गई है? 160 के अंदर। बोलो आपको इतनी बात समझ में आ गया अच्छी तरह से मेरे भाई? ओके, चलो 10-12 और अनुच्छेद पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे काम। 161, 162, 63, 64, 165, 166। 1 मिनट में गुरुजी को कुछ कह देता हूँ, उसके बाद करते हैं आगे शुरू। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 161 में। 161 में राज्यपाल के समाधान की शक्ति। राज्यपाल के पास है समाधान की शक्ति। याद रखना, राष्ट्रपति के पास भी समाधान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास जो समाधान की शक्ति है उसमें राष्ट्रपति जो है वो फांसी की सजा भी माफ कर सकता है, जबकि ये फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता, ये दंड को कम कर सकता है। समझ में आ गई? हाँ, इसके अंदर दिया हुआ है 62 में, राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका के कर्तव्यों का विस्तार कर सकता है, काम कुम जो है उनका क्या कर सकता है, विस्तार। ये बात कहाँ लिखी है? 162 के अंदर। बोलो समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं अपने 163। इसके अंदर इसकी शक्तियां लिखी हैं राज्यपाल की। राज्यपाल की क्या लिखी हैं? शक्तियां। और आप एक बात याद रखना, राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं वो स्वविवेक शक्ति है, जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। 163 में ये बात लिखी है कि मंत्रिपरिषद होगी एक राज्य में। क्या होगी? मंत्रिपरिषद। देखो दोस्त, एक होता है मंत्रिपरिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। और वो जो बात बताई थी ना वो यहाँ लागू होती है, ये मैंने यहाँ बताई थी आपको। यहाँ वेतन भत्तों की बात थी, 198 में नहीं, वेतन भत्तों। 91 में संविधान शोधन में यह तय किया गया था कि विधानसभा में जो विधानसभा के 15% लोग ही जो है कहीं भी हो चाहे वो वहां लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक होती है मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल, ये दो बात है। और एक होता है ऐसे में मंत्रिमंडल जो होता है उसमें एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, और एक होता है प्रधानमंत्री। इसमें कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, और प्रधानमंत्री होता है और उप मंत्री होता है। ये इतने लोग होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है और कैबिनेट मंत्री, एक प्रश्न याद आता है कि कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था हिमाचल प्रदेश। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था। ठीक है, इस 64 के अंदर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की क्या लिखा हुआ है? नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये बात कहाँ लिखी है? 164 में। अब बात करते हैं सिंपल सी बात है। अब देखो सिंपल बातें आ जाएंगी, अब कोई इतनी लंबी चौड़ी अब कहानी बची नहीं है, तो अब साथ मिलके अब तो लास्ट वाली बातें आ गई। अनुच्छेद 165, इसके अंदर उल्लेख है महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता ये विधिक सलाहकार होता है, महाधिवक्ता। ठीक है, और 66 में है कि राज्य के जो समस्त काम है वो राज्यपाल के नाम किए जाते हैं। समस्त कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। कार्यपालिका के समस्त काम जो होते हैं या राज्यों में जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। अब बात रहेगी 167, 169, 170। बस आज इतना ही पढ़ा, बाकी अगली क्लास में पढ़ लेगा। थोड़ा सा लेट हो रहा है गुरुजी ने, फिर बे गुरुजी जो है वे छोड़ के मन चल जाएगा, फिर मन इतनी दूर घरे पैदल जाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 अनुच्छेद और पढ़ा। अब मेरी बात सुनो, लास्ट अनुच्छेद पढ़ा था 166, समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। 67 में ये लिखा है कि राज्यपाल को जो है वो मुख्यमंत्री जो होगा वो सूचना देगा, मांगने पर भी और न मांगने में भी। तो याद रखना, ये सूचना मांग सकता है। यहाँ पर कोई भी काम की जो सूचना है
वो मांग सकता है कौन, ये। और 168 में उल्लेख है विधानमंडल का, विधानमंडल, और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। 169 में जो है वो है विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। 6 कौन कौन सी? यू, आम, बिकते हैं, बिकते हैं, बस इतना याद रखना। यू से यूपी, आ से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मैं से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बी से बिहार, कैसे कर्नाटक, तैसे तेलंगाना। तो 6 राज्यों के अंदर क्या है? विधान परिषद। 170 के अंदर जो है वो विधानसभा का उल्लेख है, और ये बताया गया कि विधानसभा में न्यूनतम जो सीटें हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं? वो 500 सदस्य हो सकते हैं न्यूनतम, अधिकतम, और न्यूनतम जो है वो कितने होंगे? 60। ये बात तुम याद रखना, ओके हो जाएगी, ओके। 171 में जो लिखा है वो लिखा है विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन। अब वो सारी बातें मैं आपको अगले भाग में कराऊंगा कि विधान परिषद का गठन वगैरह वो किस प्रकार से किया जाता है। तो एक बार और फिर मैं आपको ये सारे दिखा रहा हूँ, इनको आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आज 171 अनुच्छेद पढ़े और बहुत खुशी हुई मेरे को आपको ये अनुच्छेद करवाकर। तो अपने आप याद कर लेना इसको, लिख लिख के, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, हो जाएंगे यार, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले भाग में, आज के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी क्लासें आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाए। देखो मैराथन जो क्लासें होती हैं उसमें कंटेंट की आप उम्मीद मत किया करो, इसमें मैं आपको सिर्फ ये रिवीजन करा रहा हूँ। विधानमंडल वगैरह तुम्हारे एक पढ़ी हुई है क्योंकि एग्जाम का अंतिम दिन है, और कभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको संविधान बेसिक लेवल से कराऊँ, और आपने शायद ही ऐसा संविधान कहीं पढ़ा होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और ये क्लास अपने ये पेपर हो जाए 14 मई को, उसके बाद देखते हैं अपने संविधान की क्लास करेंगे। पूरा कंटेंट जो यूट्यूब पे बिल्कुल निःशुल्क आपको करवाऊंगा, पूरा संविधान सभा से लेकर और अंतिम जो टॉपिक होगा राष्ट्रीय राजनीतिक जल 2 भी है, वो सारे वहाँ तक पढ़ाऊंगा। चलो मिलते हैं अपने अगले भाग में, आज के लिए जय हिंद।